हेलो गाइस, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, डेली की तरह आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे तथा उनकी डिटेल भी जानेंगे। साथ में हम स्टैटिक जीके के फैक्ट भी कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? अपने पास चार ऑप्शन हैं: 71वां संशोधन, 69वां संशोधन, 91वां संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा 69वां संशोधन। 69वां संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसी के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। और बात करें दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो वो 70 सदस्यों की संख्या है। ठीक है, 70 वहाँ पर सदस्यों की संख्या है। बात करते हैं 71वां संशोधन। दोस्तों, इसी संशोधन के तहत संविधान की अनुसूची 8 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, और वो 3 भाषाएं हैं। पहली है नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। ये 3 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। बात करते हैं 91वां संशोधन। ये दोस्तों, इस संशोधन के तहत ही ये कहा गया था कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है, वो संपूर्ण लोकसभा के सदस्यों की संख्या या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% तक हो सकती है। अधिकतम 15% तक हो सकती है। तो ये बात कही गई थी सारी विधानसभाओं के उपलक्ष्य में या फिर लोकसभा के उपलक्ष्य में। लोकसभा में यदि हम बात करें मंत्रिमंडल के बारे में, तो वो 15% है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहते हैं। ऐसे ही विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल रहते हैं। लेकिन सभी विधानसभाओं में ये बात 15% तक है, लेकिन दिल्ली के संदर्भों में बात करें तो दिल्ली में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 10% तक मंत्रिमंडल रहेगा। केवल 10% दिल्ली के उपलक्ष्य में बात की गई है कि दिल्ली में जो मंत्रिमंडल होगा वो 10% ही रहेगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं: देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो गाइस, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी। दिल्ली सल्तनत की जो अल्पकालीन राजधानी रही है वो देवगिरी रही है। और ये किस शासक ने बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस राजधानी बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये अल्पकाल के लिए अपनी राजधानी बनाई थी। उसने ऐसा ये काम क्यों किया था? तो गाइस, क्या था कि दक्षिण भारत में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, तो विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपनी राजधानी भारत के सेंटर में लाके रख दी थी, देवगिरी में, जिससे कि संपूर्ण भारत में वो अच्छे से अपना शासन चला सके। सोच उसकी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ वो गलत रहा था। इसके बाद वापस वो अपनी राजधानी देवगिरी से ट्रांसफर करके दिल्ली स्थानांतरित कर ले गया। ये वही शासक है जिसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। तो ये वाली बात आपको याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा खालिस्तान अक्षांशों के बीच फैली हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो गाइस, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। भारत की जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। इसको हम मैप से देखते हैं, जरा बात करते हैं इसकी मैप से समझने की। गाइस, ये अपना पूरा मैप है भारत का। यदि हम बात करें कि भारत की मुख्य भूमि से उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये हम बात करें 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक उसकी स्थिति फैली हुई है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर तक उसकी स्थिति फैली हुई है। क्योंकि भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए ये लोकेशन उसकी सही है।
ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें ये मुख्य भूमि से है, लेकिन हम बात करें पूरे भारत को लेकर तो पूरे भारत में हमारा अंडमान निकोबार भी सम्मिलित होता है और उसका नीचे जो हिस्सा है इंदिरा पॉइंट, यदि हम वहां से बात करें तो वहां से हमारे भारत की स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट से। वहां से हमारे भारत की स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट से, और 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारे भारत की स्थिति है ग्लोब पर, भारत की। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? अपने पास 4 ऑप्शन हैं: भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के प्रधानमंत्री। गैस यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही रेपो दर को निर्धारित करता है। ये ऐसा क्यों करता है? जिससे कि अर्थव्यवस्था में महंगाई को कम कर सके, ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर पर किसको पैसा दिया जाता है? तो अन्य बैंकों को पैसा दिया जाता है। जब एसबीआई जैसी कोई बैंक है, एसबीआई हुई, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, अन्य जो बैंक हैं, जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो आरबीआई उसके उपलक्ष्य में ब्याज लेता है, और वो ब्याज किस रेट पर लेता है उसी को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी रेपो रेट। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1934 एक्ट के थ्रू 1934 एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं: अंटार्कटिका, उत्तराखंड, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ही भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, जो कि 1983 में स्थापित किया था। 1983 में स्थापित किया था, वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब नष्ट हो चुका है। 1989 में भारत ने दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया, जिसको मैत्री नाम से स्थापित किया, दूसरा शोध केंद्र। और प्रेजेंट टाइम पे तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारती स्थापित किया, भारती। ये तीनों ही मिशन किसके हैं? भारत के हैं, अंटार्कटिका में। ठीक है, तो पहला था दक्षिण गंगोत्री 1983 में, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष मार्च में निम्नलिखित में से किसे नहीं मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों जान लेते हैं कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 21 मार्च को। 21 मार्च को हमारा विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाटरलू का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, और इसी के तहत ये अंतिम युद्ध था, जिसके बाद भारत पर अंग्रेजों की स्वायत्त संस्था स्थापित हो चुकी थी। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जाती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, या फिर दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोनों में से किसी भी सदन में भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। बात करते हैं महाभियोग की बात, तो महाभियोग की बात आर्टिकल 61 में कही गई है। ठीक है,
और ये यदि हम बात करें किस प्रकार से राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है, तो दोस्तों यदि महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हो रही होगी तो वहाँ के 1/4 सदस्य, और यदि राज्यसभा में शुरू हो रही होगी तो वहाँ के 1/4 सदस्य द्वारा लिखित हस्ताक्षर करने के बाद उसे 14 दिन पूर्व, कार्रवाई से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई है। उसके बाद सदन में वोटिंग होती है, और यदि लोकसभा में सदन की वोटिंग हो रही है तो वहाँ का 2/3 बहुमत, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी गवाही देगा या फिर अपनी जवाबदेही रखेगा। उसके बाद यदि वो वहाँ से भी 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वहाँ से राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी? तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इनमें से एक गोदावरी ही ऐसी नदी है जो केवल और केवल भारत में बहती है। देख लेते हैं जरा मैप के थ्रू इनकी लोकेशन, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस ये हमारा भारत का मैप है। देख लेते पहले हम सिंधु के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सिंधु जो है वो यहाँ से अपने तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ये निकलते निकलते ये इस तरीके से जा रही है। तो ये हमारे चीन की साइड से जा रही है, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी है। तो ये तो भारत में अकेली है नहीं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो हमारी इस प्रकार से आती है। मैं आपको बताऊँ, ये हमारी ब्रह्मपुत्र की नदी इस प्रकार से आती है और ये यहाँ पर एंटर करती है। एंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई। बात करते हैं हम गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी हमारी कुछ इस प्रकार से आती है, और गंगा नदी यहाँ जाके मिल जाती है। तो ये भी हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। बात करते हैं अपनी गोदावरी नदी की। तो गाइस गोदावरी नदी हमारे यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ गिर जाती है। तो यही एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है। तो ये वाली बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, किशन महाराज या फिर शिव कुमार शर्मा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर हमारे सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बात करें बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे शहनाई से संबंधित हैं। किशन महाराज हमारे तबला से संबंधित हैं, और शिव कुमार शर्मा हमारे संतूर से संबंधित हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।